नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना फिर सिर उठा रहा है। बीते हफ्ते देश में कोरोना के करीब 50,000 मामले सामने आए हैं। ये एक हफ्ते पहले के आंकड़े के 2 गुना है, यानी कोविड के खतरे को हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। आज हम कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है या अब हमें इनसे 2-4 हो जाना पड़ेगा। छोटी मोटी सर्च से हमें घबराना नहीं चाहिए। अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। कोरोना को हराने में बूस्टर डोज कितना कारगर होगा या प्रिकॉशनरी डोज, जैसा कि भारत में से नाम दिया गया है, वो कितना कारगर होगी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चौथी लहर की आशंका बढ़ा दी है। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई है। ये मौतें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम में हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली से कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। मास्क फ्री इंडिया होते ही कोरोना का ये रूप देखने को मिल रहा है। इसे हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिन लोगों के दूसरे डोज को लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, सरकार ऐसे लोगों को 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवाने की मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में एलिजिबल लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें विदेश का दौरा करना है, वो लोग दूसरी डोज के 90 दिन बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। फिलहाल तो कोरोना को पस्त करने के लिए वैक्सीनेशन और एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। समझते हैं कि आखिर बूस्टर डोज क्या है और इसका काम क्या है। जब हम किसी बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाते हैं तो हम अपनी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन टीके का असर कम होने पर कई बार हमें वैक्सीन की 1 से ज्यादा खुराक लेनी पड़ती है। कोरोना का बूस्टर डोज भी यही काम करता है। इसे तब दिया जाता है जब वैक्सीन के ओरिजिनल शॉट से मिली सुरक्षा वक्त के साथ कम होने लगती है। बूस्टर शॉट इम्यूनिटी के स्तर को लंबे वक्त तक बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और वे जांच नहीं करा रहे हैं, ऐसे लोग सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वालों के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा बन सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान व कमजोरी, स्वाद गंध की कमी, सिर दर्द, दस्त, सांस लेने में दिक्कत, बदन में तेज दर्द जैसे लक्षण हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जांच करानी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को जांच की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना चाहिए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क का इस्तेमाल करने के साथ बाहर से घर में आने पर सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको कोरोना के खतरे से दूर रखने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए समझते हैं ये जो मामले बढ़ रहे हैं ये कितने गंभीर हैं, कितने चिंताजनक हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, इंटेंसिव केयर एंड क्रिटिकल केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंडित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSI के जॉन स्नो इंक, यानी कि बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड-19 कमेटी दिल्ली की। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंडित, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो सर्ज है और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की तरह केरल, महाराष्ट्र और उसमें भी मुंबई, सेम उसी पैटर्न पर ये जो सर्ज दिख रहा है उसी पैटर्न पर दिखाई दे रहा है। ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें, क्या हम इसे फोर्थ लहर का आगमन या दस्तक कह सकते हैं सर? दीपक जी, गुड इवनिंग। मैं कहूँगा कि फोर्थ वेव है या नहीं, या नंबर बढ़ रहे हैं तो हम इसे फोर्थ वेव कहें या नहीं, सिर्फ शब्दों का खेल है। इसमें कोई वास्तविक में कोई दोहराया नहीं है कि केसेस जो है वो लगातार कुछ हफ्तों से बढ़ते जा रही है। और ये जो 3-4 स्टेट्स बताए और उन 3-4 स्टेट्स में से जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। हम जनरली वेव को तभी कहते हैं जब बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बढ़ते हुए देखें। तो मैं उस डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से केसेस बढ़ी हैं और उसमें कोई दोहराया नहीं है। और हमें जो देखना है वो सिर्फ केसेस की तरफ नहीं देखना है, नंबर्स की तरफ नहीं देखना है। तो इसका जो है आकलन थोड़ा और आगे जाके हमको इसकी गहराई में झांकना है कि क्या ये केसेस हमारे हॉस्पिटलाइजेशन पे तनाव दे रहे हैं,
क्या ये केसेस से हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है? क्या ऑक्सीजन के बेड्स में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आई है या आईसीयू में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आई है? निश्चित रूप से मोर्टालिटी जो है वो 1-2 केसेस में मोर्टालिटी दिख रही है, मैं ना नहीं कहूँगा। तो क्या मोर्टालिटी में भी बढ़ोतरी है? ये इन आंकड़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा इस वक़्त, ना कि सिर्फ़ कि नंबर्स बड़े हैं तो एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े हैं। और इसको कैसे रोका जाए, इन नंबर्स को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ दैट शुड बी द एक्शन प्लान। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। डॉक्टर कपूर, आपका टेक इस पर क्या है? और जो जो डॉक्टर पंडित कह रहे हैं कि नंबर से ज़्यादा हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारी हेल्थ केयर जो सिस्टम है, कहीं उस पर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है। नंबर्स हम सबके सामने हैं सर, लेकिन कई बार ये भी होता है कि नंबर्स कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और केसेस कुछ और कहानी बयां कर रहे होते हैं। वर्कलोड, वर्क प्रेशर, पेशेंट इनफ्लो कैसा है हॉस्पिटल्स में, आपका पर्सनल अनुभव सर? मैं एग्री करता हूं पहले स्पीकर से कि अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर इतना लोड अभी नहीं है। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि हम आगे प्रोटेक्ट कैसे करें, अपने आप को बचाएं कैसे। जिन बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि मास्क पहनना कम कर दिया है, भीड़ भाड़ में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, मास्क पहनते भी हैं तो ठीक तरह से नहीं पहनते हैं। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि वो मास्क पहने, हमेशा पहने, ठीक से पहने, और अपने आप को भीड़ भाड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर सेकेंड डोज जिनकी नहीं लगी है, वो जल्दी से जल्दी सेकेंड डोज लगवाएं। जिन लोगों के पास प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं, वो प्रिकॉशन डोज लगाएं। क्योंकि खासकर जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जैसे ओल्ड लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज बहुत होती हैं, ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज रहता है, उनमें ये ज्यादा दिक्कत कर सकता है अगर कोविड हो गया। इसी तरह से गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। इसलिए मेरा तो ये कहना होगा कि कम से कम हर आदमी, हर व्यक्ति, सरकार मुफ्त दे रही है वैक्सीन, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहन के रखें और भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाएं। अभी पैनिक की कोई आशंका नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम सारे प्रिकॉशंस अपने आप लेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि लोग घबराएं नहीं। अगर किसी को कोई सिम्टम है तो वो टेस्ट करवाएं, आइसोलेट करें, पर घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 2-3 साल का अनुभव अब हमारे पास है। आ, उन उन उस उन जो जो हमारे दृश्य हमारे सामने थे, उन दृश्यों की तरफ वापस कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उस काल में, उस समय में कोई भी वापस नहीं जाना चाहेगा। लिहाजा उस अनुभव का फ़ायदा हम खुद को सुरक्षित रखने में उठाएं। सिर्फ यादें बनकर उनके साथ आगे न बढ़ें, बल्कि उनसे अनुभव लें, सीख लें, आगे बढ़ें, ताकि दोबारा ऐसे दृश्य, भगवान न करे, कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में दिखने पड़े। डॉक्टर भाटी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बूस्टर डोज को लेकर अब सरकार को भी और अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है? अभी तो सरकार ने कहा है कि भाई जिनका जैसे जैसे नंबर आ रहा है वैसे वैसे वो बूस्टर डोज लेते रहें और पैसे दें और बूस्टर डोज लगाएं। आपको लग रहा है कि अब सरकार की ओर से भी थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की आवश्यकता होगी और उसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा ताकि प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम वैक्सीनेशन और अभी इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का जो फायदा है वो सबको समझ आ गया है, आम जनता को भी समझ आ गया है। जहां तक हम जो प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे जिनके लिए शुरू हुई थी, और उसके बाद हमारी जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, 60 से अबव वाले लोग हैं, उनके लिए शुरू हुई थी। उनके अंदर तो इसमें काफी उत्साह देखा गया था और वो काफी स्पीड अप से भी चल रहा था, लोग सामने भी आ रहे थे। बट जब से हमारा 18+ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है बूस्टर डोज, तो संख्या कंपैरेटिवली कम है कि लोगों ने अपनी सेकंड डोज ले ली है। पर जब अब हम बात कर रहे हैं बूस्टर सेकंड डोज के 9 मंथ के बाद, तो वो संख्या कंपैरेटिवली कम है। तो निश्चित तौर पे उनको अभी हमें और मोटिवेट करना पड़ेगा, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग इस तरह की पॉलिसीज बन रही है, एसओपीज बन रही है कि हम किस तरह तक उन लोगों तक पहुंच सकें और बूस्टर के लिए उन लोगों को भी मोटिवेट कर सके। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि हमारा जो कोमॉर्बिड ग्रुप है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है बूस्टर, क्योंकि उनकी जो एंटीबॉडीज लेवल या जो उनका इम्यूनिटी
सिस्टम होता है वो जो नॉर्मल लोग हैं उनके कंपैरेटिवली उनके अंदर उस तरह का एंटीबॉडी टाइटर होता नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्पेशली हमारे कोमॉर्बिड लोगों को तो एटलीस्ट हमें ट्रेस करके उनको एक बूस्टर देना टाइमली जरूरी है। और उसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारी संख्या ऐसी है जिन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि उनको कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी है। तो इसलिए जब हम इम्यूनाइजेशन की या फुली इम्यूनाइज्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी सेकेंड डोज के बाद 9 मंथ के बाद बूस्टर लेना भी काफी ज्यादा अनिवार्य है। और इसके अलावा जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी एसओपीज और वो सब प्लान्ड है। दिल्ली के अंदर भी मैं देखूं तो अभी करीबन 1500 के करीब लोग होम आइसोलेशन के अंदर भी है। नंबर्स मुझे लग रहा है जिस तरह से हम टेस्टिंग भी करते हैं, टेस्टिंग का जो नंबर है वो इससे ज्यादा होगा, मतलब जो अभी हम बात कर रहे हैं संख्या की। पर यहाँ पर जिस तरह से जीनोम सिक्वेंसिंग भी साथ की साथ चल रही है, नए वेरिएंट कोई अभी कोई सामने नहीं आए हैं। वही हमारा जो ओमिक्रॉन जिसकी वजह से थर्ड वेव थी और जिसमें हमने देखा भी था कि वो काफी ज्यादा संक्रामक था, उसी के सब लीनिएजेस आ रहे हैं, उनमें भी संक्रामकता अधिक देखी गई है। पर अभी इसी तरह के कोई एविडेंस नहीं आए हैं कि जो सब लीनिएज है वो ज्यादा घातक है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर पंडित, ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बढ़ते हुए केसेस हैं प्रोबेबली वो जो नया सब टाइप ऑफ ओमिक्रॉन है वो उसकी वजह से है, लेकिन मैं दो चार मैंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से भी बातचीत की और मैं पढ़ भी रहा हूँ, यही कहा जा रहा है कि ये जो नया सब टाइप है इसमें भी क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही ज़्यादातर हो रहे हैं जो कि बहुत रेयरली सीवियर डिजीज में परिवर्तित होते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं की, लेकिन हाँ सतर्कता बरतनी ज़रूरी। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। जो भी केसेस हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो BA4 या BA5 वेरिएंट, जिसकी आप नए वेरिएंट की बात, नए लीनिएज की बात कर रहे हो, उनमें भी हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बम्बई के आंकड़े देखें तो अधिकतम लोग एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ जो सिम्प्टोमेटिक है उनमें फीवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के ही मामले जो है नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो हो रही है वो उस पॉपुलेशन की हो रही है जिनका कि हाई रिस्क में हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे कि अभी स्पीकर्स ने बताया मुझसे पहले। और उनको जो है स्वाभाविक है कि हमको उन लोगों में ज़्यादा जो है थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, उनको एडमिट करके ऑब्जर्व करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी ऐसा संदेह है या कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है या इंडिकेशन आ रहा है कि ये जो करंट लीनिएजेस है वो ज़्यादा घातक है या ज़्यादा सीवियर डिजीज कर रहे हैं। पर जैसे डॉक्टर भाटी ने कहा कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो ये इसका सेंटर पिलर है पूरे इसका, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या कोई नया वेरिएंट आया है, और अगर आया है तो कहीं वहाँ क्लस्टर में कुछ केसेस दिख रही है क्या, और अगर वो केसेस दिख रही हैं तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और फिर प्रोग्रेस कैसा है वो हमें जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो मेरे ख्याल से जितना जीनोम सीक्वेंसिंग हम ज़्यादा करेंगे उतना हमें जो है फायदा होगा। इस पूरे पैंडेमिक को आगे कैसे दिखना है, देश कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते रहेगा उसकी वजह से। क्योंकि मुझे एक बात तो पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो है कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हम हमारा कामकाज बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, हमें जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ नॉर्मल काम हम कैसे करते रहेंगे इसके बारे में हर वक्त जो है इम्प्रूवमेंट इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। पर हमारा नॉर्मल काम करते चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये शायद और कई महीनों तक रहे, कई साल तक रहे। किसी के पास कोई मैजिक क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि कह देगा कि कल कोरोना चला जाएगा। हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अभी फिर भी। तो कोरोना का वार कहीं चौथी बार तो नहीं पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी हमें करनी है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर, आपके पास आना चाहूँगा। सर, स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी प्रिकॉशंस तो रखनी होगी, लेकिन सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाने होंगे? हम इंसाकॉक का जिक्र कर रहे थे, जीनोम सीक्वेंसिंग का जिक्र कर रहे थे, टेस्टिंग और ट्रेसिंग जिस पर खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस रहता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिनमें डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। तो आपको लगता है कि जिस तरह के मामले सर्ज हो रहे हैं, एक पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, या फिर जो हो रहा है वो पर्याप्त है? नहीं, भारत सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है कि कोरोना को किस तरह से हराया जाए और पूरे एलिमेंट्स को मिला के किया जाए। काफी हद तक जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है। अभी आपको शायद ये पता होगा कि भारत सरकार का 2.0 हर घर दस्तक कैंपेन चालू है जून और जुलाई में। पहले फर्स्ट फेज हुआ था उसका, अभी सेकंड फेज चालू है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर जो है सरकार के, वो हर घर में जाके जहां जहां पर वैक्सीन जो जिसने भी नहीं लगवाई है उसको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो भारत सरकार अपनी तरफ से
काफी कोशिश कर रही है, वैक्सीन सप्लाई की कोई कमी नहीं है, जहां पर वैक्सीन कम है वहां पर भेजी जा रही हैं। तो उस प्रकार से काफी हद तक हर प्रकार से भारत सरकार कोशिश कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं, काफी काफी तेजी से काम कर रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेशन दोनों डोज का हो जाए और जिसको प्रिकॉशन डोज लगानी है उसको जल्दी से लगाई जाए। काफी कोशिश हो रही है। मैं तो कहूंगा कि मेरे हिसाब से काफी पर्याप्त मात्रा में सरकार काम कर रही है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटी, पॉलिसी इंटरवेंशन किस लेवल का और किस इंटेंसिटी का होना इस वक्त आवश्यक है, या आप भी मानते हैं कि जो हो रहा है वो पर्याप्त है? बिल्कुल, देखिए जैसे शुरुआती दिनों से हम बात कर रहे हैं और अब थर्ड वेव भी देख चुके हैं हम, हमारे पास एसओपी पॉलिसी सारी पूरी तरह से डिफाइंड है। वही हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन से लेकर और अब वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रही है, तो वही सब सेम तरह की पॉलिसीज है। कोई नई तरह की इसमें पॉलिसी नहीं होगी। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जो संक्रमण है वो मेट्रो और घनी आबादी और शहरों के अंदर ही सीमित है। अभी फिलहाल अभी कुछ टाइम से जो हमने देखा है, स्पेशली यहाँ पे कंटेनमेंट वाली पॉलिसी निश्चित तौर पे ठीक से काम करती है, क्योंकि जो संक्रमण है उसकी गति को निश्चित तौर पे हमें रोकना होता है, ट्रांसमिशन, क्योंकि जितना वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है उतने जो चांसेस होते हैं नई तरह के वेरिएंट आने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि अभी हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि इसको थोड़ा स्ट्रेटेजी इसमें और एक चेंज करने की जरूरत है कि हमारे जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जो सैंपलिंग है, सैंपल का साइज थोड़ा हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी स्पेसिफिकली हमारी हर एक शहर के अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो छोटे शहर भी जहां पर हम पॉजिटिव केसेस देख रहे हैं, जो केसेस हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो उनका निश्चित तौर पे हमें जीनोम सिक्वेंसिंग करना जरूरी है, ताकि हम देख पाएं कि कहीं से भी कोई नई तरह का वेरिएंट तो इमर्ज नहीं हो रहा है। तो ये एक इसमें एड ऑन और किया जा सकता है पॉलिसी के अंदर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर पंडित, अब बूस्टर डोज के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या बूस्टर डोज अब ज़्यादा से ज़्यादा दायरे में बढ़ाने के लिए कदम और आगे बढ़ाने की आवश्यकता आपको लगता है, या जो पॉलिसी बूस्टर डोज को लेकर या इंटेंसिटी जो सरकार ने दिखाया, इंटेंशन जो सरकार का है कि इसे प्रिकॉशनरी डोज के रूप में ही ज़्यादातर रखा जाए, आपको लगता है उस लेवल पे हमारी सोच सही है? ऐसा है ना कि जब भी केसेस कम हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उस वक्त वैक्सीनेशन को थोड़ा बहुत एक कम होना चालू हो जाते हैं, नंबर्स भी कम होने चालू हो जाते हैं। जैसे केसेस बढ़ते हैं तो लोग जो है आके अपना दूसरा टीका या फिर अभी प्रिकॉशनरी डोज भी लगाना चालू कर देते हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी हम इसके बारे में आईसी करें उतना कम है। हमें जो है अलग अलग तरीकों से लोगों तक के मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके 9 महीने हो चुके हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से जो है प्रिकॉशनरी डोज लगवा लीजिए, क्योंकि हम अभी ये बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, बहुत सारा डाटा है उसके ऊपर, कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो उस वक्त जो आप एलिजिबल हो उसके उस हद तक, अगर आपको संक्रमण होता है तो हमेशा माइल्ड डिजीज हुआ है। बहुत कम लोगों को वैक्सीनेशन के बाद जो है मॉडरेट या सीवियर डिजीज हुआ है, बहुत कम, नहीं के बराबर। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि उसके बेनिफिट बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाना और किस तरह से पहुंचाना और उनको कन्विंस करना, इसके बारे में जो है अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी में ये मास्क भी जोड़ना चाहूँगा। आपने मास्क के बारे में मुझे पूछा नहीं था, फिर मैं जोड़ना चाहूँगा कि मास्क जो है अभी इतना अच्छा डाटा है कि अगर आप इंडोर हो, कम वेंटिलेटेड वाले स्पेसेस में हो, तो आप मास्क को एक हेल्थ हैबिट बना लीजिए। आप उसको जो है प्रिकॉशनरी तरीके से पहनना चालू कर दीजिए। मैं एक बात कहूँगा कि लोग कहते हैं कि मास्क को मैंडेटरी बनाओ। अभी हम अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम अपने आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, फिर सुरक्षित होकर रोड क्रॉस करते हैं और हमारी खुद की सुरक्षा के लिए करते हैं। सिमिलरली मास्क जो है हमारे खुद की सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए, ना कोई का कंपल्शन करे। इसलिए इस वक्त जब तक कोविड है, पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस में मास्क जरूर पहनिए, भीड़ भाड़ में मास्क जरूर पहनिए। इतना तो हम कम से कम इस डाटा से बता सकते हैं, साइंटिफिक डाटा जो हमारे पास अभी 2.5 साल से आ रहा है, उससे बता सकते हैं कि इन स्पेसेस में आपको फायदा होगा। उसी तरह वैक्सीन का भी इन लोगों में फायदा होगा जिन लोगों की 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है सेकेंड डोज लेके, आप जाके प्रिकॉशनरी डोज लगवा लीजिए। अब अगर वही शब्दों का खेल है, आप उसको बूस्टर बोलिए या प्रिकॉशनरी डोज बोलिए। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो प्रिकॉशनरी डोज बोला गया है, कोई बात नहीं, आप प्रिकॉशनरी डोज जाके लगवा लीजिए, पर उसका कारण तो सेम ही है, उसका इंडिकेशन तो सेम ही है। बिल्कुल, आउटकम्स भी सेम है, उसकी ज़रूरत भी सेम है और उसका कार्यशैली भी सेम है, इसलिए नाम कुछ भी हो,
बात ये है कि आपको जितनी जल्द से जल्द हो सके, अगर आप उस दायरे में उस एलिजिबल हैं प्रिकॉशनरी डोज के लिए, तो उसको जल्द से जल्द आत्मसात करें। डॉक्टर कपूर, मैं थोड़ा सा मास्क पर ही आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मास्क को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। एक वक्त हमने देखा था जब फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद जैसे ही लोगों को थोड़ी राहत मिली तो लिटरली मास्क से मजाक करना लोगों ने शुरू कर दिया था। उसके बाद सेकेंड वेव आई, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ, थोड़ा सा लोगों को लगा कि नहीं अब मास्क पहनना होगा, लेकिन फिर थर्ड वेव में लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मास्क पहनने में लापरवाही, कोताही हमने देखी। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऑर्डर आ गया मास्क से रिलेटेड तो लिटरली लोग गुस्सा हो जा रहे हैं कि भाई अब तो हम खुले में सांस लेने लग गए थे, कुछ नहीं है, कोरोना हो गया जो होना था, मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सोच है इसे बदलने की कितनी आवश्यकता है सर? देखिए, मास्क एक बहुत ही कारगर तरीका है कोरोना वायरस से बचने का, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों को बताएं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है बचने के लिए, ना सिर्फ उनके बचने के लिए बट कम्युनिटी को बचाने के लिए भी। क्योंकि अगर आप मास्क पहनते हो तो आप खुद को भी बचाते हो और आप कम्युनिटी को आगे वायरस स्प्रेड करने से भी बचाते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको कहें कि आपके घर में जो भी लोग हैं सब मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और इसके ऊपर कोई भी ढील ना दी जाए, क्योंकि जैसे ही ढील दी जाती है कोरोना सिर अपना उठाना शुरू कर देता है, जैसा कि अभी हमने देखा और आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि मास्क ना पहनना जो एक है बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अब ज़्यादा केसेस देखने लग गए हैं। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा सब लोगों से कि मास्क पहनिए, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि इससे आपकी बचत भी होगी, आपके घर वालों की भी बचत होगी, आपके कम्युनिटी की, सोसाइटी की, सबकी बचत रहेगी। बिकॉज कोरोना एनीवेयर मीन्स कोरोना एवरीवेयर। अगर कोरोना कहीं भी है तो वो कोरोना हर जगह फैल सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितना कम से कम हम जिसका इसका स्तर कम से कम रख सकें उतना रखें, और मास्क एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है उसके लिए। एब्सोल्युटली। 10 सेकंड में जाते जाते डॉक्टर भाटी, क्या हमें इस तरह के छोटे सर्च जो हैं वो भविष्य में भी देखने होंगे? हमें अपना माइंडसेट, अपनी अप्रोच उस तरह के लिए प्रिपेयर रखनी होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करें कि अभी पैंडेमिक गया नहीं है और वायरस अभी हमारे बीच में उसी तरह से है, सर्जिस हम इस तरह की अभी आती रहेगी। अभी हम कुछ राज्यों के अंदर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे सर्च कम होगा, फिर हम किसी उन राज्यों के अंदर देखेंगे जहाँ पर अभी केसेस नहीं है। तो ये तो जैसा अभी डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया कि हमें इसके साथ ही रहना होगा, और इसके साथ ही मास्क को और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको अपनी एक हेल्थ हैबिट बनाना जरूरी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि लोग को सिम्टम होते हुए भी वो मास्क नहीं पहन रहे, तो कुछ चीजों में तो बहुत जरूरी है हमें सावधानी रखना, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट नहीं है वायरल और अदर इलनेस से। तो अगर सिम्टम है तो आप मास्क जरूर पहने, ताकि अगर संक्रमण है तो आप दूसरों तक इसको ना फैलाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सर्ज ये जो मामले आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें, ये जो कर्व है ये जल्दी स्ट्रेट हो जाए और हमें कोरोना से जल्द मुक्ति मिले। हालांकि तीनों हमारे गेस्ट का यही मानना है कि फ़िलहाल हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए जो प्रिकॉशनरी चीज़ें, चाहे वो मास्क है, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका अब हमें ऑटोमेटिक रूप में अब हमारे जीवन में इसे उतार लेना चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए छोटी छोटी सर्च के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला। डॉक्टर पंडित, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कपूर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील।